हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न नंबर 1, जो कि प्रश्नावली 1.3 से है। ठीक है। एंड प्रश्न नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रूट वाली जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी संख्याएं होती हैं, वो सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर भी हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो जब इस तरह के प्रश्न आते हैं कि हमें रूट वाले संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना होता है, तो वहां पर हम उल्टा मानते हैं। यानी कि यहाँ पर √5 अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है, तो इसको हम परिमेय मान के सिद्ध करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अभी √5 है, यहाँ पर √2 भी हो सकता है, यहाँ पर √3 भी हो सकता है, यहाँ पर √7 भी हो सकता है, और यहाँ पर √11 भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, उसमें हम उल्टा मानते हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। ठीक है। तो √5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या मान के सिद्ध करेंगे। ठीक है। तो अच्छे से वीडियो को देखते रहिए। राइट। तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम उल्टा मान लेंगे। ठीक है ना। अगर यहाँ पर √3 होता तो यहाँ पर हम लिखते माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर √7 होता तो यहाँ पर हम लिखते माना √7 एक परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर √11 होता तो हम यहाँ पर लिखते कि माना √11 एक परिमेय संख्या है। इतना आ गया समझ में। उसके आगे, तब √5 बराबर p बट्टा क्यों, जहां क्यों 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि जब √5 एक परिमेय संख्या है, तब √5 को हम p बट्टा क्यों के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं को p बट्टा क्यों के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने √5 को परिमेय संख्या माना है, तो √5 बराबर हम p बट्टा क्यों लिख सकते हैं। इतना आ गया समझ में। और जहां क्यों 0 के बराबर नहीं है, यानी कि आपको पता है कि भिन्न में हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यों 0 के बराबर नहीं है, तथा p और क्यों सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए p तथा क्यों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अब देखो यहाँ पर p और क्यों को हमने सह अभाज्य संख्याएं माना है। अब ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो ध्यान से देखेंगे। सह अभाज्य संख्याएं संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है जो केवल 1 से विभाजित होता है, या हम कह सकते हैं कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, जैसे कि 3 और 5। ये 3 5 ये संख्याओं का जोड़ा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम 3 और 5 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 3 का गुणनखंड होता है 1 गुणा 3, और 5 का गुणनखंड होता है 1 गुणा 5। ठीक है। तो इन दोनों के गुणनखंड में एक उभयनिष्ठ है, एक उभयनिष्ठ है, एक के अलावा कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 3 1 से भी विभाजित है, और 5 भी 1 से विभाजित है। ठीक है। तो इसलिए 3 और 5 सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर माना है कि p और क्यों सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए p तथा क्यों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इतना आ गया समझ में। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे जो हमने ये ऊपर राइट किया था √5 बराबर p बट्टा क्यों, इसको हमें यहाँ पर दोबारा राइट कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट कर लेंगे √5 बराबर p बट्टा क्यों। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्यों p के बट्टे में है, जब क्यों को हम पक्षांतर करेंगे, बराबर के दूसरी ओर लेकर जाएंगे, तो ये क्यों बट्टे में है तो ये गुणे में आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा √5 इंटू क्यों बराबर p। ठीक है। अब हम यहाँ पर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने
पर। ठीक है, अब वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा √5 क्यों, ये पूरे का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और बराबर इधर p का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, √5 का वर्ग, जब रूट वाली संख्याओं का हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ये 5×5 नहीं होगा, ये 25 तब होता जब ये खाली यहाँ पर 5 होता, रूट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर रूट है। तो जब रूट वाली संख्याओं का हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, और क्यों का स्क्वायर क्यों स्क्वायर होता है, ठीक है, बराबर p²। ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, 5 क्यों स्क्वायर के साथ गुणे में है। ठीक है, तो यहाँ से हम 5 को पक्षांतर करेंगे बराबर के दूसरी साइड। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें p² को 5 से विभाजित करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा q² बराबर p²/5। ठीक है, 5 यहाँ पर गुणे में है तो ये बराबर के दूसरी साइड जाकर बट्टे में हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि p² के बट्टे में 5 है, यानी कि p² 5 से विभाज्य है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार जब p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। राइट, 2 से विभाज्य है तो 2 का वर्ग 4 भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, ऐसे ही 5 से विभाज्य है तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का वर्ग 25 भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि p² 5 से विभाज्य है इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा मतलब p को 5 विभाजित करेगा। ठीक है ना। अब देखो यहां तक आपका एक पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया है। राइट, अब जब p भी 5 से विभाज्य होगा तब कुछ ना कुछ तो उत्तर आएगा, आएगा ना। अरे जब p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा, और जब p 5 से विभाज्य होगा तो कुछ ना कुछ तो उत्तर आना चाहिए ना। तो माना कि उत्तर C आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 इसके बट्टे में है, इसको हम पक्षांतर करेंगे यानी कि बराबर की दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये C के साथ गुणे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p बराबर 5C। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर p, अगर थोड़ा हम ऊपर देख रहे हैं, देखेंगे तो p बराबर √5 क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर हम p के जगह पर √5 क्यों रख देंगे। अब यहाँ पर हम p के जगह पर √5 क्यों रखेंगे, वो इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने p² और p को 5 से विभाजित दिखा दिया। अब हमें q² और q को 5 से विभाजित दिखाना है, इसलिए हम अब यहाँ पर p बराबर √5 क्यों रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे p बराबर √5 क्यों, क्योंकि ऊपर है ना √5 क्यों बराबर p, तो हम p के जगह पर √5 क्यों रख सकते हैं। ठीक है, और बराबर हो गया 5C। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5 क्यों, ये पूरे का वर्ग, बराबर 5C, ये पूरे का वर्ग। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो √5 का वर्ग 5 हो जाएगा और q² हो जाएगा, बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और C का हो जाएगा C²। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 5 q² के साथ गुणे में है, जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये 25 × C² के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो 25 × C² बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, और 25 5 से 5 बार में कट जाएगा। राइट, यस, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यस, यहाँ पर 25 5 से 5 बार में कट जाएगा, तो मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा q² बराबर 5C²। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर हमें क्यू स्क्वायर को 5 से विभाजित करना है, तो 5c स्क्वायर के साथ गुणे में है, तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा c स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, क्योंकि क्यू स्क्वायर के बट्टे में 5 है, तो इसका मतलब हुआ कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखो, चूंकि P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य हैं। ठीक है, दोनों 5 से विभाज्य हैं। ठीक है, अभी आपने ऊपर यहाँ पर शो किया था, यहाँ पर दर्शाया था कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा, और यहाँ पर आपने दर्शा दिया कि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। तो जब P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, इसलिए P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन ऊपर हमने P और Q को सह अभाज्य संख्याएं माना है। ठीक है, और सह अभाज्य संख्याओं का केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तो P और Q के 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि 5 से ये दोनों हो रही हैं विभाजित। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने √5 को परिमेय संख्या माना था, जो कि असंगत, पूर्ण एवं गलत है। ठीक है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि P और Q सहअभाज्य हैं, तो सहअभाज्य हैं तो ये केवल 1 से होंगी विभाजित और किसी से विभाजित नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर तो P और Q 1 के अलावा 5 से भी हो रही हैं विभाजित। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने √5 को परिमेय संख्या माना था। ठीक है, तो यह संकेत करता है कि हमारी कल्पना √5 एक परिमेय संख्या है, असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो इसको हम यहां पर लिख देंगे, क्योंकि यह संकेत करता है कि हमारी कल्पना √5 एक परिमेय संख्या है, असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, यानी कि गलत है, असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो √5 के जगह पर कोई सी भी संख्या क्यों ना हो, √3 हो, √7 हो, √2 हो या √11 हो, उसको भी आप इसी मेथड से हल कर सकते हैं, ऐसे ही हल कर सकते हैं, ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अगर इसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लेंगे। यस।